मित्रों नमस्कार। आज आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं एपी सिंह, एडिटर इन चीफ AINHR 24 न्यूज़ और मुख्य ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार न्याय एवं विधि सुरक्षा संरक्षण ट्रस्ट, प्रधान कार्यालय नई बाजार, उत्तरी कोतवाली रोड, महमूदाबाद, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश, भारत। प्रश्नगत बिंदु न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है, अधिवक्ताओं से जुड़ा हुआ है और मुझसे जुड़ा हुआ है, एक आम नागरिक से। और लखनऊ हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में क्या फ़र्क है? लखनऊ हाई कोर्ट में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि आप कुछ भी वकील साहब दलील देते रहें। 482 CRPC के मामले में आपके पास सारे सबूत हैं, लेकिन कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगी क्योंकि वो सरकारी वकील साहब की ज़्यादा सुनती है। दूसरा प्रश्न है, आप किसी भी बिंदु को लेकर जो कानून है कि अधिवक्ता अपने प्लीडिंग पर जो लिखता है वही बोलेगा और वही जज साहब को सुनना पड़ेगा और फैसला देना पड़ेगा। लेकिन लखनऊ हाई कोर्ट में ऐसी बात नहीं है। लखनऊ हाई कोर्ट को मैं 2003 से बहुत करीब से जानता हूँ। लखनऊ हाई कोर्ट में कुछ ऐसे अधिवक्ता हैं जो नामी ग्रामी हैं और अपने को समाजसेवी मानते हैं और जिन्होंने पैसा लेकर याचिका दाखिल ही नहीं की, ऐसे भी अधिवक्ता लखनऊ हाई कोर्ट में मौजूद हैं। और मेरा भी रजिस्ट्रेशन अभी लखनऊ हाई कोर्ट में ही होगा अधिवक्ता के तौर पर। सबसे बड़ी बात है, जब मामला पुलिस और वकीलों के बीच में फंसता है, तो सीतापुर में जब मामला वकीलों का फंसा तो लखनऊ हाई कोर्ट के जिस तरीके से जजमेंट आए वकीलों के खिलाफ आए, ये हमेशा से लखनऊ हाई कोर्ट का रवैया रहा है। और अभी 2-3 दिन पहले प्रयागराज से किसी वकील, राहुल नाम के किसी वकील को, महाराज हैं कोई, उनको उठाया गया था। ये मीडिया में अभी फेसबुक पर चल रहा था, यूट्यूब पर चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें थी। लखनऊ हाई कोर्ट की वजह से सीतापुर में जो गिरावट आई है, पुलिस अधीक्षक और अधिवक्ताओं के विवाद जो 2-3 साल पहले जिला जज के चैम्बर में विवाद हुआ था, उसमें पुलिस के फेवर में सब कुछ चला गया था। लेकिन लखनऊ हाई कोर्ट के सम्मानित न्यायाधीश भूल चुके हैं कि जो पढ़ाई वो पढ़ते हैं वही पढ़ाई वकील भी पढ़ते हैं, और वकील जो है न्यायिक परिसर का अधिकारी होता है और उसका सम्मान यदि नहीं होगा तो फिर क्या होगा? IPS आते हैं और चले जाते हैं। किसी IPS को हम सर क्यों कहें? दूसरी बात, आज मैंने मीडिया के माध्यम से जानकारी मुझे मिली है कि माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में माननीय न्यायमूर्ति दिनेश सिंह साहब हैं, जिन्होंने माफियाओं के ऊपर काफ़ी कार्रवाई की है और काफ़ी कड़े जजमेंट दिए हैं, जिनका ट्रांसफ़र केरल हाई कोर्ट हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट, मैं समझता हूँ, खुद नहीं चाहती है कि लोगों के साथ न्याय हो, क्योंकि मुझे दुख तब हुआ था जब मध्य प्रदेश के माननीय न्यायाधीश विवेक अग्रवाल साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे, उनका ट्रांसफ़र किया गया और मैं यूट्यूब के माध्यम से उनकी कोर्ट प्रोसीडिंग सुनता हूँ। मुझे जस्टिस विवेक अग्रवाल से अच्छा कोई न्यायाधीश मिला ही नहीं। लेकिन लखनऊ हाई कोर्ट में समस्या इस बात की है कि अधिवक्ताओं की नहीं सुनी जाती है। दिल्ली हाई कोर्ट में, इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट सबसे अच्छा है। जब जब पुलिस या प्रशासन से विवाद हुआ तो वकीलों के
पक्ष में ही मामला आया। दिल्ली हाई कोर्ट को मैं सलाम करता हूँ। और यहाँ पर एक बहुत ही उत्तर प्रदेश में तुच्छ घटना हुई थी, वो आज भी मुझे याद है। एक सिविल जज जूनियर डिवीज़न थी और उनकी हत्या हुई थी, शायद उनके पति द्वारा की गई थी। इसके बाद उनके शव को टेम्पू से ले जाया गया था। यह बात मुझे बहुत ख़राब लगी थी और मेरे दिल में बैठ गई थी कि एक न्यायाधीश के साथ ऐसा हो रहा है। और न्यायाधीश के साथ जब विवाद होता है तो वकील ही खड़े होते हैं, लेकिन जब वकीलों का विवाद होता है तो न्यायाधीश बिल्कुल मदद करने के मूड में नहीं रहते हैं। वकील अकेले पड़ जाते हैं। वकील का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। और मुझे जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वकील हड़ताल ना करें, चलिए वकील हड़ताल नहीं करेंगे, लेकिन न्यायिक कार्य में बाधा पहुंचती है, लेकिन वकीलों के प्रोटेक्शन के लिए क्या कार्रवाई होती है? वकीलों की हत्या हो जाती है, वकीलों को सरकार सुरक्षा नहीं देती है। जब न्यायिक परिसर के अधिकारी वकील हैं तो सीधा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनका सुरक्षा कोड लागू करे। सुरक्षा कोड लागू करने में उत्तर प्रदेश सरकार और हाई कोर्ट इतना पिछड़ा क्यों है? दूसरी बात, मैं आता हूँ माननीय श्री दिनेश कुमार सिंह, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में माननीय न्यायाधीश हैं, जिनका स्थानांतरण केरल में हुआ है। तो स्थानांतरण दो पक्ष में होता है, या तो न्यायाधीश ईमानदार हैं, लोग उनके रहते लोगों का चैन छिन जाता है, बदमाश माफिया सब डरे हुए हैं, इसलिए हटाया जाता है। और जस्टिस विवेक अग्रवाल साहब को जब इलाहाबाद से ट्रांसफ़र हो गया, मध्य प्रदेश पहुंचे, और जब मैंने उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग उनके कोर्ट की सुनी तो मुझे बहुत धक्का लगा कि सुप्रीम कोर्ट चाहता ही नहीं कि उत्तर प्रदेश में लोगों को न्याय मिले। और मैं चाहता हूं कि मेरा रजिस्ट्रेशन 1.5-2 महीने में लखनऊ हाई कोर्ट में होगा। उससे पहले जस्टिस विवेक अग्रवाल साहब लखनऊ आए और मैं अपने जीवन की, चूँकि मुझे इंग्लिश कम आती है, हिंदी भाषा में याचिका दाखिल करूँगा। मैं अपनी याचिका उनके समक्ष ही ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। और ज़बरदस्ती का याचिका खारिज करना कि नहीं हम यानी खारिज ही करेंगे, तो उसमें अधिवक्ता क्या कर सकता है? अगर आपको खारिज ही करना है तो खारिज कर दीजिए। कई बातें होती हैं। पुलिस का काम हमेशा अधिवक्ताओं से, पुलिस नाराज रहती है, पुलिस के अधिकारी नाराज रहते हैं। ऐसा नहीं कि न्यायिक अधिकारियों से भी पुलिस खुश रहती है, खुश नहीं रहती है। जो छात्र जीवन में LLB के छात्र हैं या अधिवक्ता हैं, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे होते हैं, उनके परिवार के ऊपर फर्जी मुकदमे होते हैं। किसी IPS या किसी PPS या किसी इंस्पेक्टर के लड़के के ऊपर, परिवार के ऊपर मुकदमे आपने देखे? एक भी मुकदमा नहीं होगा, और होगा भी तो सब में फाइनल रिपोर्ट आती है। ये सारी स्थितियां हैं, और अगर यही हाल रहा तो उत्तर प्रदेश में न्यायपालिका का सम्मान मन में कम हो रहा है कि जितने अच्छे जज हैं उनको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, और जिन्हें ठीक से सुनवाई करना नहीं आता है उन्हें लखनऊ खंडपीठ भेज दीजिए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ये विचार करे, जस्टिस विवेक अग्रवाल को लखनऊ ट्रांसफ़र करें। ये मेरी मांग है और मैं इस पर लेटर भी भेजूंगा। मुझे जस्टिस विवेक अग्रवाल पूरी तरीके से एक बहुत ही विद्वान, बहुत ही जानकार और बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं। और कंटेम्प्ट, उत्तर प्रदेश सरकार जब से BJP की सरकार आई है, कंटेम्प्ट की हालत ये हो गई है कि कोई भी जिले का जिलाधिकारी, कोई भी अधिक विभाग का अधिकारी हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना ही नहीं चाहता है, जिसका कारण है अवमानना में जो बेंच गठित होती है वो जज ठीक से सुनवाई नहीं करते और दंडात्मक कार्रवाई, अगर वकील का मामला आएगा तो लाइसेंस निरस्त होगा, वकील को जेल भेजेंगे।
जब किसी IAS IPS का मामला आएगा तो उसको राहत प्रदान करेंगे, और नहीं प्रदान करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट स्टे देगा सुनवाई पर। ये हालात है। तो मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री DY चंद्रचूड़ साहब इस समय सबके दिलों पर राज कर रहे हैं, मेरे दिलों पर भी राज कर रहे हैं। मैं इसलिए तारीफ नहीं कर रहा कि वो ट्रांसफ़र रोकने की बात मैं करूँगा, जो सच्चाई है सच है। बस मैं DY चंद्रचूड़ साहब की तारीफ नहीं कर रहा, तारीफ करने में मजबूर हो सकता हूँ क्योंकि उनके कार्य अच्छे हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, DY चंद्रचूड़ साहब के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो लखनऊ हाई कोर्ट में बतौर माननीय न्यायाधीश रह चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है। तो हमारी दो मांगे हैं, एक तो माननीय न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह साहब का स्थानांतरण रोका जाए जब तक भूमाफिया ना साफ हो जाए। दूसरा, ये जस्टिस विवेक अग्रवाल साहब जो मध्य प्रदेश हैं, इनको बुला लिया जाए। और अभी एक जज साहब हैं जिनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, वह इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहे हैं और इतने शानदार जज रहे हैं कि उनकी पीठ में जब मामला जाता था, पीठ में सुनवाई पे जाता था, इतना शानदार आदेश देते थे कि हम लोग बड़ा गदगद हो जाते थे। ऐसा लगता था कि आज हम लोगों की इज्जत लूटने से बच गई। ये हालात थे। लेकिन जब अच्छी पीठ नहीं मिलती, अच्छे न्यायमूर्ति नहीं मिलते, तो उनके सामने जाने में भी शर्म आती है कि हम क्यों जाएं उनके सामने। यही हाल जिला एवं सत्र न्यायाधीश का भी है। अगर अच्छे जज हमें सुनना ही नहीं चाहते, हमारे नियम कानून नहीं देखना चाहते हैं। अब विवेकाधिकार का डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में इतना गलत प्रयोग हो रहा है। कुछ न्यायाधीश विवेकाधिकार को बहुत बड़ा मान रहे हैं, लेकिन जस्टिस JS वर्मा का एक जजमेंट है, शायद मुझे याद है, उसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट का विवेक जो है न्यायिक होना चाहिए, लेकिन न्यायिक नहीं होता, मनमाना होता है। मनमाना जो होता है उसका कोई विस्तार कितना गहरा है ये पता नहीं, लेकिन वो कानून से परे है, क्योंकि यहाँ जो भी प्रोसीडिंग है कानून के हिसाब से है, किताबों के हिसाब से है। और मैं एक साहिबान का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो कह रहे थे किताबों से नहीं चलता, प्रैक्टिकल कुछ और है। तो मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं जो आर्ग्यू करूँगा कानून के मुताबिक करूँगा। और जस्टिस विवेक अग्रवाल साहब इस मामले में विशेष रूप से अच्छे हैं। और मैं चाहता हूँ कि जब मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाए तो पहला जो मेरी ज़िंदगी की पहली रिट याचिका हो और जस्टिस विवेक अग्रवाल ही सुने, क्योंकि मुझे जो कोर्ट पसंद नहीं आएगी खुल के मैं बताऊंगा कि हमको ये समस्या है, मैं दिव्यांग हूँ। और मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, जो सच है वो सच है, सच को स्वीकार करना चाहिए। अगर हमारे मामले में कमी है, हम में कमी है, तो उसकी स्वीकृत करने में कोई बुराई नहीं है। मैं जस्टिस विवेक साहब के वीडियो आते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ मध्य प्रदेश में, लेकिन दुख इस बात का है कि लखनऊ हाई कोर्ट में नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि उनको लखनऊ हाई कोर्ट भेजा जाए, और चूँकि जो भी उनका समय सेवानिवृत्ति का बचा हुआ है वो लखनऊ हाई कोर्ट में रहें, ताकि जो हम जैसे नवयुवक अधिवक्ता भी रजिस्ट्रेशन के बाद बनेंगे, परीक्षा पास कर ली है, तो एक नई दिशा दिखा सकें। एक न्याय क्षेत्र में कैसे जीवन जीने की कला है, कैसे दूसरों को सम्मान दे सकते हैं, क्या क्या गुण हैं, उन छोटी छोटी बातों को हम सीख सकते हैं। कोर्ट को सुनवाई के समय कितना सम्मान हम दें, कैसे दें, जिससे पीठ की अवमानना न हो और अच्छे से अच्छे आदेश करा सकें, लोगों को न्याय दिला सकें और अपनी छवि बेहतर बना सकें। तो मुझे जो अवमानना में जिनकी भी बेंच गठित हो, अवमानना के माननीय न्यायाधीश को तो बिल्कुल
सरल होना ही नहीं चाहिए। अवमानना में तो सख्त कार्रवाई करनी ही चाहिए, लेकिन बस एक बहाना है अधिकतर याचिकाओं में सारे सबूत होने पर। बस काउंटर एफिडेविट नेक्स्ट स्टेट, काउंटर एफिडेविट नेक्स्ट स्टेट, बस यही आता है। और जो याचिकाकर्ता बार बार किसी को परेशान करने के लिए याचिका दाखिल करते हैं, उन पर जुर्माना नहीं होता। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब जैसे एफआईआर में हमारा नाम दूसरा दर्ज है और ओरिजिनल नाम कुछ और है, पुलिस चार्जशीट लगा रही है उर्फ करके, ये कहाँ सही है, किस कानून और सीआरपीसी में लिखा है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश पुलिस की 100% चार्जशीट में एक लाइन लिखी है विवेचना में, जो थाने में बैठ करके विवेचना करते हैं, कहीं आते आते नहीं है। 4 गवाह लगा लिया, फला फला उपस्थित थे, और ये लिख दिया कि गवाहों को जुर्म से इनकार, न्यायालय में सफाई पेश करेंगे। अरे विवेचना तुम कर रहे हो, आईओ तुम हो, न्यायालय में क्यों सफाई पेश करेंगे? चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट लगाने का तुम्हारा अधिकार है, साक्ष्यों के आधार पर। 100% किसी थाने का रिकॉर्ड यूपी का निकाल लीजिए, 101% अभियुक्तों का जुर्म से इनकार, बस इसी पे चार्जशीट ठुक गई। और फिर विचारण न्यायालय, चार्जशीट गलत आई है सही, उसको वापस नहीं करेंगे, तुरंत प्रसंज्ञान ले लिया जाएगा, तुरंत आपके खिलाफ सम्मन, वारंट, सब। ये भी नहीं पता इस एक्ट में सुनवाई का पावर है भी या नहीं है, इस पर भी कोई विचार नहीं। तो एकदम अंग्रेजी शासन के उलट काम हो रहा है। अच्छे अधिकारी एक जिले पे नहीं रुकेंगे, अच्छे न्यायाधीश नहीं रुकेंगे। उत्तर प्रदेश को इस तरीके से कबाड़ा मत बनाइए। उत्तर प्रदेश में भी ईमानदार अफसरों की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ कोई इंसान ही रहते हैं, कोई और नहीं रहता है, पशु पक्षी नहीं रहते। इसलिए हमें भी अच्छे माननीय न्यायाधीशों की ज़रूरत है, अच्छे डॉक्टरों की ज़रूरत है, अच्छे अधिकारियों की ज़रूरत है। इस पर भी विचार माननीय उच्चतम न्यायालय करें। अब एक सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हमारे एक मामले में एफआईआर कराई थी, उसमें अभियुक्तों एसएलपी जो है उनकी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है आज 7 महीने से, और 1 साल पहले हाई कोर्ट ने रिट खारिज कर दी। और 8905/2023 ये डायरी नंबर है। और विचारण न्यायालय जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड, ये सीतापुर, ये 5 पेशी में लगातार बीडब्ल्यू चल रहा है और अभियुक्त पेश नहीं हो रहे हैं। इसमें हाई कोर्ट ने रिट खारिज कर दी है। 3 बार इनकी एंटीसिपेट्रिक बेल डिस्ट्रिक्ट जज ने खारिज की। इसके बाद में 13 जुलाई 2023 तारीख लगी थी, और उसके बाद उसमें एनबीडब्ल्यू मेरे लिखने के बाद नहीं हुआ। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब जसप्रेशन, उन्होंने भी लेटर लिखा, इसके बाद भी पीठ ने नहीं जारी किया एनबीडब्ल्यू, और लंबी तारीख दे दी 10 अक्टूबर 2023। इसमें फिर मैंने चीफ जस्टिस को लिखा कि मामला लंबित है, कोई डायरेक्शन नहीं पास है विचारण न्यायालय के लिए, तो आखिर एनबीडब्ल्यू क्यों नहीं जारी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, और मैंने विजिलेंस इंक्वायरी की मांग की है इसमें। तो मैं चाहूँगा कि जो जिन चीज़ों से आज हम लोग परेशान हो रहे हैं उनका निस्तारण हो। हमें भी ईमानदार जजों की ज़रूरत है, और इसीलिए मैं विवेक अग्रवाल साहब की मांग कर रहा हूं कि वो लखनऊ हाई कोर्ट में आएँ। सिविल मामलों में भी पुलिस एफआईआर कर रही है, चार्जशीट लगा रही है। जो लोग आरटीआई मांग रहे हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो रहा है। तो इस देश में कानून कहाँ है? तो इस तरह के जो सिस्टम है, सिस्टम को एकदम रौंदा जा रहा है। जबरदस्ती का आदमी पेशी पे नहीं पहुंच रहा है, बीमारी के कारण या हाजिरी माफ़ी लग गई, तो अब हाजिरी माफ़ी वकील साहब को पता नहीं, हाजिरी माफ़ी खारिज कर दिया और जानबूझ के एनबीडब्ल्यू कर दिया। और आजकल न्यायाधीश 100% जेल भेजने में हर व्यक्ति को एकदम से मसरूफ़ हैं कि बस ये जेल जाना चाहिए, बस।
मनमाने तौर पर। क्या कानून है, क्या किसी की मजबूरी है, इससे मतलब नहीं है। क्या फाइल पर तथ्य मौजूद हैं, बस ज़बरदस्ती जेल भेजिए। ये सीतापुर में बहुत ज़्यादा हो रहा है और इस चीज़ को मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। पता चला आरोप पत्र है, सादे पन्ने पर साइन करा लिए गए, आरोप पत्र आपका हो गया और आपको उन्मोचन और सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, आपके ऊपर आरोप तय कर दिए गए। तो ये जो सब दूषित प्रक्रियाएं हैं, इनको मैं बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं हूँ। क्योंकि अगर ये मान लीजिए फाइल पर सबूत मौजूद नहीं है और ये अभियुक्त को उन्मोचित करते हैं, तो इसमें पुलिस, सरकारी वकील, इनको परेशानी होती है। और जबकि ये पावर है विचारण न्यायालय को, ये वो कर सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती आरोप पत्र तय करते हैं। अब जिन मामलों में आरोप पत्र नहीं तय करना चाहिए, सिविल नेचर के मामले हैं, उनमें भी FIR है, उनमें भी आरोप तय किए जा रहे हैं। मज़े की बात ये देखिए, जिनमें उनको सुनवाई का अधिकार नहीं है, संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है ADJ को, उसमें सुनवाई कर रहे हैं। सीतापुर की ये हालत है। तो मैं चाहता हूँ कि जस्टिस विवेक अग्रवाल लखनऊ हाई कोर्ट में उनका स्थानांतरण हो। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह साहब का स्थानांतरण जो केरल हुआ है, उसको जनहित में निरस्त किया जावे, ताकि न्याय की गति को तेजी मिले, क्योंकि उन्होंने हिम्मत दिखाई है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। और एक दूसरी बात, अगर आप अधिवक्ता हैं या कोई है तो आप जज साहब से बात नहीं कर सकते। अगर जज साहब चाहें तो आपको फ़ोन कर सकते हैं। ये एक बड़ी विडंबना है। अगर कुछ बताना चाहें तो हम बता नहीं सकते। तो जितनी समस्याएं थी मैंने आपको बता दिया। अब जैसे कोई आदमी, एक ADJ कोर्ट है, वहाँ इतनी भीड़ लगती है SC ST कोर्ट में। आप महमूदाबाद से यदि सीतापुर जाएं तो 5 बज जाता है, 6 बज जाता है सुनवाई में, आर्डर आने में। और इसके बाद में आप ट्रेन भी छूट जाती है, बस भी छूट जाती है, तो आदमी कहाँ रुके। तो इतनी मतलब समस्या हो जाती है, रास्ते में वो दुर्घटना हो सकती है वादी के साथ। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु। और मानवाधिकार आयोग जजों के खिलाफ भी सुनवाई करता है, इस बात को न्यायालय भूल जाता है। और उसी मानवाधिकार के प्रचार प्रसार के कार्यक्रम को लेकर मेरे द्वारा ट्रस्ट संचालित है, जिसका मैं मुख्य ट्रस्टी हूँ। पुलिस की चार्जशीट से आरोप तय नहीं होते, ना अपराधी तय होते हैं। पुलिस की कलम है, उठाया FIR लिखा, 4 सबूत, 4 गवाह बनाए फर्जी, उठा के चार्जशीट लगा दी, बस। तो इससे आदमी अपराधी नहीं बन जाता है। तो बहुत सी ऐसी बातें कानून के अंदर हैं, लेकिन मैं जो किताब में है, जो कानून में है, मैं उसी के अनुसार काम करूँगा। मैं किसी के लिए नहीं बदल सकता हूँ। हाँ, मेरे लिए कोई बदलना चाहे तो बदल सकता है। मैं अपनी बात पर ही कायम रहूँगा। मैं किसी का अपमान नहीं करता, लेकिन जो फैक्ट है, अगर जो सत्य है, सत्य अगर किसी को अपमान लगता है तो लगता रहे, उसमें हम फिर कुछ नहीं कर सकते। और हम यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल न्यायालय को भी रिपोर्ट भेजते हैं, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि लोग जान सकें कि यहाँ क्या हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।